हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ईसी डिपार्टमेंट के अंदर गेट 2022 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस जो थे ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारी नोटबुक के अंदर जो वर्कबुक है, जो टेस्ट सीरीज है, उन्हीं में से हमसे पूछे गए। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें देखने को मिला है, ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या दिया गया है, ये बोल रहा है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज शोन बिलो एंड ये हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल दिया गया है जिसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं जस्ट सॉल्व करने के लिए 2 to the power z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 1 dz। बेसिकली इसकी वैल्यू उसने दी है माइनस ऑफ आयोटा पाई ए। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसके सिंपल पोल्स फाइंड करने होते हैं। अगर मुझे सिंपल पोल्स फाइंड करने हैं तो ये आएगा z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो z इक्वल्स टू यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है प्लस माइनस 1। ये बोल रहा है कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है उसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि सिंपल पोल्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं कौन सा पॉइंट इस कर्व के अंदर लाई कर रहा है, कौन सा बाहर कर रहा है। तो ये आपके पास में 1,0 तो दिखाई दे रहा बाहर है, लेकिन -1,0 वो अंदर की साइड है। तो बेसिकली इस सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा बेटा, 2 पाई आयोटा, और यहां पर आप फाइंड करेंगे रेसिड्यू वैल्यू। सो रेसिड्यू वैल्यू के लिए इसको आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, z प्लस 1 इसको डिनोमिनेटर में छोड़ देंगे और रिमेनिंग जो भी पार्ट आपके पास में बच रहा है उसे आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, और ये आ गया आपके पास में dz। तो ये आपका f ऑफ z हो जाएगा, और आप इसे पुट करेंगे यहां पर 2 to the power z डिवाइडेड बाय z माइनस 1। कौन सा पॉइंट आप इस कर्व के अंदर देख पा रहे हैं, -1 वाला, तो यहां पर पुट कर दीजिए z इक्वल्स टू -1। जैसे बेटा आप ये पुट करेंगे z इक्वल्स टू -1, ये हमें दिखाई देगा 2 पाई आयोटा। देखिए यहां पर आ रहा है 2 to the power -1 डिवाइडेड बाय -1। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो देखिए ये बन रहा है -2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस पाई आयोटा 1/2। ये बोल रहा है कि ये जो प्रॉब्लम आपको दी गई है इसका सॉल्यूशन है माइनस आयोटा पाई ए। तो आयोटा पाई तो मैच कर रहा है विद नेगेटिव साइन, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास में, ए इक्वल्स टू होना चाहिए हाफ। सो जो परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ए का, वो है हाफ। देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने हमें बताया। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि एग्जाम में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया होगा, बट 99% चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के बिल्कुल सही होने के, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट से इनपुट लिया है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा और उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट से यहाँ पर इनपुट लिया, उसके बाद में क्वेश्चन को डिजाइन किया और उस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 99% चांसेस है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही रहा होगा और इसको जो सॉल्व करने का तरीका वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं इस तरह के क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने क्लास जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया था उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि इस तरह का जो सेम प्रॉब्लम है वो मैं क्लास में करवा चुका हूं। हमारे पास में अगर आप इसके डिनोमिनेटर को भी चेक करें बेटा, अगर आप इसके डिनोमिनेटर को भी चेक करें तो अच्छी बात क्या है, देखिए जरा ध्यान से, z स्क्वायर माइनस 1 जो गेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा था, z स्क्वायर माइनस 1। वहां पर सॉल्यूशन के अंदर पाई आयोटा को मल्टीप्लाई किया गया था, सेम वही बात यहां पर बोली गई है, बस उसने इक्वल्स टू में पाई आयोटा को नहीं लिखा है। मैंने क्या किया था, इस साइड शिफ्ट कर लिया था, लेकिन गेट ने उसको इस साइड लिख दिया। एक ही बात है, जब इक्वल्स टू में अगर आपका जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें पाई आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायग्राम भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट उसी तरह का डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगर आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा, सो वो क्वेश्चन आपका उसी नोटबुक के अंदर जो क्लास नोट है उसी में से आपसे पूछा गया। सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको सही करके आना चाहिए था। अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जनरल नॉलेज अगर आपके पास में तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे क्वेश्चन। सो अगर मैं बात करूं बेटा इस क्वेश्चन की, तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, f इक्वल्स टू दिया गया है e टू द पावर जीटा x प्लस नीटा y। अब अगर मैं बात करूं एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है पहले तो ये लिख देता हूं, del 2 del x2
प्लस बी डेल टू एफ डेल वाई टू इक्वल्स टू एफ। ये हमारे पास में बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। इसके अंदर दो टर्म है जो मुझे फाइंड करने की जरूरत है। पहली है डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू इक्वल्स टू, देखिए एफ आपको दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो डेल टू बाय डेल एक्स टू e टू द पावर जीटा एक्स प्लस नीटा वाई। सो अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा बेटा इसे, तो ये कितना आएगा आपके पास में e टू द पावर जीटा एक्स प्लस नीटा वाई, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में एक जीटा। वंस अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तब भी सेम कहानी, ये बन जाएगा जीटा स्क्वायर e टू द पावर जीटा एक्स प्लस नीटा वाई। ये हमारे पास में आ गया है डेल टू एफ बाय डेल एक्स टू। इसे हमने बोल दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब मैं फाइंड करूंगा डेल टू वाई बाय डेल वाई टू, तो ये आएगा आपके पास में नीटा स्क्वायर ई टू द पावर जीटा एक्स प्लस नीटा वाई। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आप चाहो तो जीटा स्क्वायर एफ, ज्यादा अच्छा दिख रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नीटा स्क्वायर एफ, इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा ए। इसको अगर मैं यहां पर पुट करना चाहूं तो ये बन जाएगा जीटा स्क्वायर एफ प्लस बी नीटा स्क्वायर एफ इक्वल्स टू एफ। सो अब अगर मैं यहाँ ऑप्शंस की मदद से जाना चाहूं तो ये बोल रहा है जीटा को 0 कर दो, नीटा को 0 कर दो। तो जब आप जीटा को एफ, तो आप देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, तो आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए जीटा स्क्वायर प्लस बी नीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखिए अगर आप जीटा और बीटा को 0 कर देंगे तो 0 इक्वल्स टू 1 तो होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। यहाँ से आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अगर जीटा की वैल्यू अगर आप 1/√2 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/a प्लस बी एज इट इज। नीटा को आप 0 पुट कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये कंडीशन यहाँ पर जरूर सेटिस्फाइड कर रही है। तो एक ऑप्शन आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद में अगर आप सी को पुट करके देखेंगे तो बेटा ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर आप बी को पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। सो द परफेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है कोई ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल सा उसने क्वेश्चन दे दिया कि इस तरीके से आप इसको पुट कीजिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लासरूम में करवा रखे हैं। क्लियर है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में पूछा गया है, जहां तक मुझे लग रहा है डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, ये जब एग्जाम में आपने देखा होगा इसको आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा। सो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं। ये बोल रहा है कंसीडर 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर इक्वल्स टू दिस। तो एफ वेक्टर जो आपको दिया गया वो क्या दिया गया बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, where I and j denotes the unit vector along x and y axis respectively, and c is the closed contour composed with 2 horizontal lines। ये देखिए 1 and 2 horizontal lines connected at 2 ends by 2 semicircle। these 2 are semicircles, कुछ ऐसा दिया गया हमें। ओके, and contour is transferred in counterclockwise sense the value of closed path इंटीग्रल। ये बोल रहा है कि इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एफ डॉट, क्योंकि एफ एक वेक्टर है और यहाँ पर दिया गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें बेटा तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। सो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ये बन जाएगा बेटा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये हमसे पूछा गया है। सो क्लोज्ड इंटीग्रल ये बन गया बेटा आपके पास में एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू, देखिए पहले तो आप देख सकते हैं ये तो एक टोटल डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऑफकोर्स आंसर जो है आपका 0 ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपको पता होगा ग्रीन्स थ्योरम जो मैंने आपको पढ़ाई थी, f1 dx प्लस f2 dy डबल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू रीजन r। और ये कैसे दी जाती है, ये दी जाती है डेल f2 डेल x माइनस डेल f1 डेल y
dx dy। और मुझे पता है जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये f1 है आपका और ये क्या दिखाई दे रहा है, f2 दिखाई दे रहा है। सो f2 को x के रेस्पेक्ट में 0, इसको y के रेस्पेक्ट में 0, तो ओवरऑल ये क्या आना चाहिए आपके पास में 0। सो जो परफेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो ए होगा। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, इसी का पेपर में स्टूडेंट रेस्पॉन्स जब ले रहा था तो वो लोग बोल रहे थे सर बड़ा टफ आया था, लेंदी आया था, लेकिन अगर क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा आपको खराब लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन आया होगा, लेकिन जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि यार क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, बस क्वेश्चन दिखने में ही नया लग रहा है, जबकि इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने सॉल्व कर ली थी। देखिए ये थ्योरम जो है, अगर मैं बात करूं इस थ्योरम की, तो ये थ्योरम मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, सेम कहानी है और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। सो आई होप ये भी आपने बिल्कुल परफेक्ट वहां पर सॉल्व किया होगा। बात करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर fx आपको दिया गया है 8 ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अटेन्स इट्स मैक्सिमम ओवर इंटरवल। देखिए यहां पर एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना था, जब भी इंटरवल दिया जाता है तो मैंने आपको बोला था कि आपके पास में जितने भी एक्सट्रीमम पॉइंट्स आ रहे हैं, या फिर मैं बात करूं जितने भी स्टेशनरी पॉइंट्स आ रहे हैं, उनके साथ साथ आपको उस इंटरवल के जो पॉइंट्स है मिनिमम और मैक्सिमम, उनके ऊपर भी चेक कीजिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। आपको याद होगी ये चीज, मैंने क्लास में बहुत बार आपको ये पॉइंट्स बताए थे। सो फिर से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर fx आपको दिया गया है कुछ इस तरीके का। सो अगर मैं पहले स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करूं तो f डैश x इक्वल्स टू, देखिए 8 ln x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/x, ये बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल बेटा ये बन रहा है 8 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ये बन जाएगा आपके पास में बेटा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सो ये बन जाएगा आपके पास में x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, लेकिन वो बात कर रहा है इन द इंटरवल 1 to 2। सो माइनस 2 आप कंसीडर नहीं करेंगे, आप कंसीडर करेंगे ओनली प्लस 2। सो एक पॉइंट तो ये आ गया। सो अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। आप तो डायरेक्टली चेक कर लो f ऑफ 2 कितना आ रहा है, आप चेक कर लीजिए बेटा f ऑफ 1 कितना आ रहा है, आप चेक कर लीजिए f ऑफ e कितना आ रहा है। अगर मैं बात करूं f ऑफ 2 तो ये आ रहा है बेटा 8 ln 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं बात करूं f ऑफ 1 तो ये आ रहा है बेटा 8 ln 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। अगर मैं बात करूं f ऑफ e तो ये आ रहा है 8 ln e माइनस ई स्क्वायर प्लस 3। सो क्लियरली अगर आप देखें तो बेटा ये देखिए ये तो 0 हो गया, ये आ गया 2। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये 8 प्लस 3 ये आ गया 11 माइनस ई स्क्वायर। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर इसको आप चेक करें बेटा, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर कैलकुलेटर की तो 8 ln 2, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास में 5 पॉइंट समथिंग, ये बेटा -4 है, ये +3 है, तो ये बन जाएगा -1। ये आ रहा बेटा आपके पास 4.545। अच्छा इस वैल्यू को अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये वैल्यू ऑफ कोर्स क्लियरली दिखाई दे रही है यार, ये तो ग्रेटर देन 4.54 ही होगी ना, ग्रेटर देन 4.54 ही होगी। सो बेसिकली ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर जो है आपके पास में जो ई पॉइंट दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से इस ई पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो आप क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू ई पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ पर मिलने वाली है मैक्सिमम वैल्यू। एक बार सभी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं इस चीज को कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। अच्छा ऐसा क्वेश्चन सर आपने करवाया नहीं करवाया, देखिए ध्यान से देखिए इस स्लाइड को, इस स्लाइड को अगर बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से इन चीजों को देख पा रहे हैं। इस स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप देख पा रहे हैं कि सर ने क्लियरली यहाँ पर बताया था कि जब भी इंटरवल आ जाता है बेटा, जब भी इंटरवल आ जाता है, देखिए सिर्फ फंक्शन ही बदला है, जब भी इंटरवल आ जाता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको तीनों को कंपेयर करना पड़ता है, स्टेशनरी पॉइंट और साथ में जो भी इंटरवल के 2 पॉइंट है उनके ऊपर, उसके बाद में आप मैक्सिमम वैल्यू बता दें। देखिए हाईलाइट भी किया गया इस पॉइंट को। सो ये हमने ऑनलाइन क्लास से स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि आपको बताया जाए कि अगर आप सही कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सही करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर रहे हैं अगर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई नया पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में उसने नया क्वेश्चन डिजाइन किया। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में बहुत करवा रखे हैं। बहुत सी बार बच्चा दिमाग में सोचता है अरे यार इस तरह का क्वेश्चन तो हमें सर ने करवाया नहीं, लेकिन ये मैच हम लोग इसीलिए लेकर आए, ये जो ये मैच आप देख रहे हैं ये हम लोग इसीलिए लेकर आए ताकि आप उन क्वेश्चंस को देखें जो क्लास में मैंने सॉल्व करवाए, और आप देखेंगे कि डेफिनेटली ये क्वेश्चंस जो है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन सर ने करवाया है, सिर्फ डेटा तो बदलेगा, गेट ऐसा तो नहीं है कि डेटा भी सेम रखने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की। ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए होंगे यार, कम से कम 2 क्लासेस के ऊपर मैंने टाइम दिया और कहा था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर उसके बावजूद आप गलत करके आए, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आप लोग गलत करके आए होंगे, लेकिन अगर गलत करके आ रहे तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से आप एग्जाम में गलत नहीं कर सकते हो। सो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा। पहली लिमिट जो रहेगी वो कैसी रहने वाली है, पहली लिमिट जो रहेगी बेटा वो कैसी रहने वाली है, वो रहेगी आपकी वेरिएबल लिमिट। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे y इक्वल्स टू माइनस एक्स से प्लस एक्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको आप पहले y के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे ऑफकोर्स, और उसके बाद में x की लिमिट आप पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू 0 से 4, x इक्वल्स टू 0 से 4। अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊं बेटा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू 4। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो देखिए ये माइनस a से प्लस a है लिमिट, क्लियर है। यहाँ y की जगह माइनस वाई पुट करेंगे तो ऑफकोर्स ये इवन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप चाहें तो 3 तो है ये बाहर, साथ में 2 को भी बाहर ले सकते हैं, और इसे कर सकते हैं 0 से x। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। सो आप लिखेंगे सर ये इंटीग्रेशन जो बन रहा है ये बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय 3। ये आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट दे दीजिए बेटा फ्रॉम 0 टू x, ये बन गया 6 इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 से 4, ये आ गया dx। अच्छा, अब अगर आप देखें बेटा तो 6 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू 4, यहाँ पर जब आप x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा x क्यूब प्लस, यहाँ पर जब आप x पुट करेंगे तो ये क्या बन रहा है आपके पास में x क्यूब डिवाइड बाय 3 dx। एलसीएम ले लीजिए 3, सो ये बन जाएगा 0 टू 4, यहाँ बन जाएगा बेटा आपके पास में 4x क्यूब dx। सो 4 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा बेटा आपके पास में 8, और x क्यूब का इंटीग्रेशन बन जाएगा x4 डिवाइड बाय 4, 0 से 4। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ 4 की पावर 4 माइनस 0। सो मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू आ रही है बेटा ये 512। तो जैसा स्टूडेंट्स ने हमें डेटा दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा 512। आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व करके आए होंगे और आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कितने लिखवाए थे। मैंने केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। सो मेरे ख्याल से आपने ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही किया होगा। क्या इस तरह का क्वेश्चन सर ने आपको सॉल्व करवाया था? देखिए बेटा ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स, इस तरह के काफी क्वेश्चन सर ने आपको सॉल्व करवाए थे। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई गलती आप एग्जाम में करके आएंगे, बस फर्क ये है कि उसने रीजन बदल दिया, बाकी प्रोसेस देखा जाए तो बिल्कुल सेम है, सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट। वर्टिकल स्ट्रिप लेके भी सॉल्व करवाया था बेटा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके भी सॉल्व करवाया था। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखें ए दिया गया, बी दिया गया, तो मैंने बोला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी फाइंड कीजिए बेटा। जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी फाइंड करेंगे तो 1 माइनस रूट 2 3 1 माइनस 1 रूट 2 माइनस 3 3। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाना है, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस R1। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 4। 1 माइनस रूट 2 3 1। क्लियरली आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर रैंक ऑफ ए वो कितनी आ रही है और रैंक ऑफ ए बी। सो रैंक ऑफ ए बी तो मुझे 2 दिखाई दे रही है, पर ए की रैंक मुझे 1 दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आखिरी एलिमेंट जो है ये 0 नहीं हो पाया। सो रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए है। इट मीन्स सिस्टम कैसा बेटा? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा बेटा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके लिए तो मैंने आपको कंप्लीट चार्ट याद करवाया था यार। देखिए कंप्लीट चार्ट मैंने आपको याद करवाया था। ये देखिए ये रहा इनकंसिस्टेंट सिस्टम, जब ये बराबर नहीं हो नो सॉल्यूशन। मैंने आपको सारे केस यहाँ पर कहा था, इनको दिमाग में बैठा के रखो, कैसे आ रहे हैं ये भी बताया था। सो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा होगा तो कहीं से भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी गलती आपने की होगी। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल परफेक्ट सॉल्व किया होगा।
अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारी वर्कबुक में से पूछा गया है। जब मैं क्लास में सॉल्व करवाता था मैं आपको बोलता था यार वर्कबुक में कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी है, उनको भी आप ध्यान से देखिएगा, आपको डेफिनेटली उससे हेल्प मिलने वाली है। तो इसको हमें बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन जाना चाहिए था। सो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सीरीज है, ये कन्वर्जेस है जब सी एंड डी की वैल्यू, तो हमने बोला अगर सी ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से 2 मान लिया जाए और डी ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से 1 मान लिया जाए, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है समीशन n डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सॉरी, सी की वैल्यू है ना, ये तो सी कितना बेटा 2n, अच्छा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी। तो बेटा इस तरह से अगर आपके पास में कोई सीरीज आ रही है और आपको उसे चेक करना हो तो आप क्या करते हैं, वहां पर nth टर्म उसका टेस्ट करते हैं, रेशियो टेस्ट करते हैं। कैसे? आप सबसे पहले उसकी nth टर्म n+1th टर्म और उसके बाद में nth टर्म, इन दोनों का रेशियो आप फाइंड करेंगे और यहां पर प्रोवाइड करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसके लिए n+1th टर्म क्या हो जाएगी, n+1 टू n+1। इसके लिए nth टर्म क्या हो जाएगी बेटा, यहां आ जाएगा n और यहां हो जाएगा 2n। यहां पर साथ में चल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 2n+1 है, यहां पर 2n है, तो बेसिकली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 तो यहां पर बचेगा मल्टीप्लाई बाय, ये है n+1 डिवाइड बाय n। देखिए अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया गया, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना यार, बताने की जरूरत भी नहीं है। n कॉमन ले लीजिए 1/n और यहाँ पर n कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए ना। सो लिमिट आप पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ओवरऑल आपके पास में क्या बच रहा है, सिर्फ 1/2, सिर्फ 1/2। सो ये वैल्यू अगर आपके पास में लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब सीरीज कैसी है बेटा, कन्वर्जेंट टाइप की है। सीरीज कैसी है बेटा, कन्वर्जेंट टाइप की। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछा गया था आपसे MSQ ए ऑप्शन। जब हमने स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर यहाँ पर ऑप्शंस चेंज थे, बहुत सारे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमने इनपुट लिए थे। सो अगर ऑप्शंस चेंज भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हमसे पूछा गया था वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही पूछा गया था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा सर, बी ऑप्शन जो है वो क्यों सही नहीं है? जब आप बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं 1 एंड -1 इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास समीशन 1 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो n, और इसके लिए मैं बात करूँ -1 तो ये बन रहा है आपके पास में c की वैल्यू -1 और इसकी पावर आपने कर दी n, ऐसा कुछ है अगर आप देखें ध्यान से। तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर बेटा अगर मैं देखूं तो ओवरऑल ये जो मेरे पास में टर्म आ रही है, ये आ रही है 1/n, सॉरी d हमारे पास -1, हो जस्ट अ सेकंड, c हमारे पास में 1 दिया गया है, ये हमने सही पुट किया ना, c की वैल्यू 2, ओके तो यहां पर लिख ही लेते हैं, अदरवाइज c बेटा हमारे पास में 1 दिया गया है एंड d हमें दिया गया है -1। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ nth टर्म फाइंड करूँ तो ये nth टर्म मेरे पास में क्या आने वाली है, जरा देखिए। c की वैल्यू तो 1 है तो ये कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1, d की वैल्यू क्या है -1 तो ये बन गया 1/n। सो ऐसे में आप क्या करते हैं, यहाँ पर p टेस्ट करते हैं। इसका क्या करेंगे बेटा, p टेस्ट करेंगे। अभी p टेस्ट क्या होता है, p टेस्ट क्या होता है बेटा, p टेस्ट के लिए 1/np, जब भी आपके पास में nth टर्म ऐसी आती है तो आप चेक करते हैं कि ये आपके पास ग्रेटर देन 1 है या आपके पास में लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अगर ये आपके पास में ग्रेटर देन 1 होता है तो आप बोल देते हैं सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट टाइप की है, लेकिन अगर ये आपके पास लेस देन इक्वल्स टू आ जाता है तो ये आप बोलते हैं सीरीज जो है बेटा डाइवर्जेंट टाइप की है। सो ऑफ कोर्स ये वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये जो सीरीज है आपकी वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट टाइप की हो जाएगी। तो आप क्या देख सकते हैं कि कन्वर्जेंस के लिए पूछा जा रहा है तो बी तो सही ऑप्शन नहीं है। अच्छा इसी तरह से अगर आप सी ऑप्शन को चेक करना चाहें बेटा तो ये बोल रहा है c इक्वल्स टू 1/2 एंड d इक्वल्स टू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 10। तो एग्जैक्टली अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये बनेगा c इक्वल्स टू 1/2, ओके सो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 2n, ऐसा हो जाएगा ये। और n की पावर कितनी होगी बेटा आपके पास में 10। सो n इक्वल्स टू आपको दिखाई दे रहा है, वैसे भी यहाँ पर ये कितना आ रहा है 1 से इन्फिनिटी। सो ऐसे में ये क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली मैं बोल सकता हूँ आई थिंक 2n ऊपर चला जाएगा तो ये समीशन 2n ऊपर आ गया और यहाँ पर आ गया n की पावर 10। देखो ऐसा कुछ डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए।
ऐसा कुछ डेफिनेटली हमको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर रेशियो टेस्ट करना चाहूँ तो मुझे चाहिए n+1 डिवाइड बाय n और लिमिट पुट कर दी जाएगी यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा 2n+1 n+1 की पावर 10 डिवाइड बाय 2n n की पावर दिस। सो ओवरऑल बेटा अगर मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n से 2n कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक 2। ये है n+1 डिवाइड बाय n और इसकी पावर कितनी है 10। अभी यहाँ पर बताया मैंने, ये रहा देखिए। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी आ रही है 2। अगर ये वैल्यू 2 आ रही है आपके पास में तो ये तो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगी डाइवर्जेंस टाइप की आपके पास में सीरीज आ जाएगी। सो सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा डी ऑप्शन के बारे में, सो डी ऑप्शन कहाँ चेक करें, यहाँ चेक कर लेते हैं बेटा डी ऑप्शन। अगर डी ऑप्शन को हम लोग इस जगह पर चेक करें तो यहाँ पर c इक्वल्स टू 1 दिया गया है और d इक्वल्स टू -2 दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर मैं पुट करूंगा n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी। जब d की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये आ रहा है n-2, इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी 1/n²। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर p टेस्ट की, तो p टेस्ट बोलता है कि अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ऑफकोर्स सीरीज कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंस टाइप की होनी चाहिए। सो ऑफकोर्स मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर p की वैल्यू 2 है, तो ऑफकोर्स जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, D एंड A। तो C और B जो है गलत ऑप्शन है। तो जितने क्वेश्चंस हमारे पास में आए थे और जिस तरह के इनपुट्स, जिस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट ने बताए, उन सब से हमने ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए और आप लोगों को सॉल्व करवाया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली समझ में आए होंगे और आपको सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन हमारी जो वर्कबुक है उसके अंदर सेम क्वेश्चन इस पैटर्न पे दिया गया था। सो अगर आपने उस वर्कबुक को अच्छे से सॉल्व किया होगा, अगर आपने जो नोट्स हमने लिखवाए, जो प्रैक्टिस हमने क्लास में करवाएगी उसको अगर अच्छे से किया होगा तो डेफिनेटली आप 13 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स पूछा गया होगा उसको परफेक्टली सॉल्व करके आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आगे भी इसी तरह के सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए इंजीनियर्स अकेडमी चैनल के ऊपर। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.